सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग में गैर मामूली शिद्दत आ चुकी है। जंग के 7वें रोज आज सुबह ईरान ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस बार पहली मर्तबा सजील मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है जो सॉलिड फ्यूल से चलता है और दूर तक मार करने की सलाहियत रखता है। इस हमले में तल अबीब और नकब समेत कई अहम इसराइली मकामात को निशाना बनाया गया है। इसराइली मीडिया ने तस्दीक की है कि हमले में 65 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक है। इसके जवाब में इसराइल ने तेहरान के अंदर 20 से ज़ायद फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिनमें मिसाइल फैक्ट्रियां भी शामिल हैं। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है। गुज़िश्ता रोज सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में सीनियर मुशीरों से मुलाकात भी की है, जिसके बाद अमरीकी सदर का कहना था कि मैं हतमी फैसला आखिरी वक्त पर करता हूं, क्योंकि जंग में सूरत हाल लम्हा ब लम्हा तब्दील होती है। बज़ाहिर वो जंग में जाने के हक में नहीं है, लेकिन ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए दबाव बढ़ रहा है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमरीका इस जंग में शरीक होगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या अमरीकी हदफ सिर्फ एटमी तंसीबात को निशाना बनाना, टीम चेंज की कोशिश भी की जाएगी, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर को टारगेट करने का ऑप्शन भी डिस्कस हो चुका है। इस दौरान सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास जुमे को तलब किया गया है, जिसमें पाकिस्तान, रूस और चीन ने ईरान की हिमायत की है, जबकि यूरोपीय यूनियन ने जिनेवा में ईरान के साथ मुज़ाकरात का ऐलान किया है ताकि बातचीत से कोई हल निकाला जा सके। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान और बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के साथ कुछ अर्सा पहले नशिस्त हुई थी और उस वक्त भी हमने जो है वो जहां इंटरनेशनल अफेयर्स में अमेरिका को ज़ेर बहस रखा था और जो ट्रंप साहब की सिचुएशन थी उसको डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप का क्या रिएक्शन होगा अगर ये वॉर्स या कोई और वॉर्स आगे बढ़ती हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। रियली थॉरली एंजॉयड दैट इंटरव्यू। बड़ी अच्छी हमारी उसमें डिस्कशन रही थी और अब सिचुएशन उससे भी ज़्यादा मुख्तलिफ हो चुकी है। वही है जो अभी मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद वो फॉलो अप स्टोरीज हैं। सर, आई विल स्टार्ट विद यस्टरडेज मीटिंग। प्रेसिडेंट ट्रंप अपने एडवाइजर्स से मिले हैं कल, लेकिन हमने देखा कि हमारे रीजन के एतबार से उससे भी बड़ी खबर ये हो गई कि जो फील्ड मार्शल के साथ उनकी मुलाकात, सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ इतनी तवील मुलाकात हो जाना, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। पहले मैं चाहता हूँ आप उसको ज़रा हमें इलेबरेट करके बताएं कि ये क्या हुआ है। मेरे ख्याल में इट वाज अ म्यूचुअल थैंक यू। हमने शुक्रिया अदा किया ट्रंप का कि उन्होंने मुस्बत रोल अदा किया और इंडिया पर दबाव भी डाला और पाकिस्तान की मुखालफत नहीं की और बराबरी का एक मुकाम भी दिया और कश्मीर का किया। और उन्होंने मेरे ख्याल गालिबन मुबारकबाद दी होगी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, एक तो उनकी प्रमोशन पर और उनकी फिर जो कामयाबी पर। ट्रंप लाइक्स विनर्स। उसने कहा ये कौन सा है पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, इसने रगड़ा दिया इंडिया को और ये दबंग लोग हैं, स्टैंड लेते हैं, तो लेट्स मीट द टॉप गाय देयर, जो है द पर्सन हु इज द मेन डिसीजन मेकर। और ये मेरे ख्याल में ये यूनिक मीटिंग थी। और वो जो ट्रंप एक टर्म यूज करते हैं कि ही इज अ टफ गाय की टर्म बहुत यूज करते हैं। सो यू थिंक कि वो जहां टफ गाय देखते हैं वहां पर अपना रुझान थोड़ा सा ले जाते हैं। तो आपको लगता है कि उनकी जो लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप पाकिस्तान की, उससे वो इंस्पायर हो गए? मेरे ख्याल में जो मिलिट्री लीडरशिप ने जो दबंग तरीके से फैसले किए ना, दलेराना फैसले किए, ट्रंप लाइक्स दैट। और वो उसका स्टाइल भी है, इज अ टफ गाय हिमसेल्फ। वो फाइटर है, वो फेस किया, उसने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को हरवाया इलेक्शन में। तो वो तो, और दूसरा ये है कि जो करंट कॉन्टेक्स्ट था, मुझे किसी ने कल पूछा था मीटिंग से पहले कि क्या होगा, मैं कहा 3 आईज विल बी डिस्कस्ड, ईरान, इजराइल एंड इंडिया। और ट्रंप मेरे ख्याल में, जो मेरा असेसमेंट है, क्योंकि वो रवायती लीडर नहीं है, वो पाकिस्तानियों का ये जो पाकिस्तानी लीडरशिप आई है, और आप देखें कि ही वाज अकम्पनीड बाय द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर DGISI,
जो दो की डिसीजन मेकर्स हैं, और उसके साथ था स्टीव विटकॉफ जो मेन उनका स्पेशल ऑनवॉय है ईरान के ऊपर और मिडल ईस्ट के ऊपर, और साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी था। तो उसने सुनना भी होगा। सबसे अहम फैसला भी ट्रंप करने वाला है अपनी प्रेसिडेंसी का। इट्स मेक और ब्रेक। क्या मैं जंग में बराह रास्त शामिल हूं या ना हूं? ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं हुई। जस्ट शॉर्ट ऑफ दैट उसने मशवरा भी किया होगा मेरे ख्याल में, और हो सकता है कि कोई पैगाम की बात भी हुई हो। आई कांट से। पाकिस्तानी आर्मी चीफ से उन्होंने रीजन के मामले पर मशवरा किया ही वुड लाइक टू नो कि आप बताएं जी, आप नेक्स्ट हो रहे हैं ईरान के, आपने उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, यू आर अ मिलिट्री गाय, यू आर द मिलिट्री चीफ, व्हाट इज योर असेसमेंट, हाउ डू यू सी द वॉर गोइंग, ईरान क्या करेगा, और आपके ख्याल में क्या इसके हो सकते हैं? ट्रंप जो है ना, वो रवायती नहीं है कि ये नहीं कि उसको फाइल दे दी CIA ने या स्टेट डिपार्टमेंट ने, वो प्ले बुक पढ़ेगा कि हाँ जी मिस्टर फील्ड मार्शल साहब ये कर। नो 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 नो, उसका स्टाइल ही डिफरेंट है। उसने को बुला के आए खाना खाए हैं। तो ये तो अमेरिकन हिस्ट्री भी चेंज कर दी है ना उन्होंने, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट का खाना मतलब है कि ये मौसम मेन्यू भी बड़ा जबरदस्त हलाल पहली दफा हलाल मेन्यू हो रहा है व्हाइट हाउस के अंदर। जी जी। मैं मुझे तो इत्तेफाक हुआ है 2-3 दफा बाद में कि आई एम ऑनर्ड टू होस्ट फील्ड मार्शल आसिम। हाउ इंपॉर्टेंट इट इज सर? आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान को मैंने पहले भी कहा था कि अब मुख्तलिफ जाविये से देखा जा रहा है। पाकिस्तान के रोल को, मुल्क को, पाकिस्तान के अदारों को, ख़ास तौर पे फ़ौजी अदारों को, और हमारी क़यादत को भी, फ़ौजी क़यादत जो है, दे हैव डिलीवर्ड। देखिए ना, विक्ट्री का अपना एक होता है चीज़ कि जी यस दीज गाइज मीन बिजनेस, they won the war and they mean business। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अहम मुलाकात थी। जाहिर है कि पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशंस के भी जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं डिस्कस हुए, लेकिन जो असल अच्छी बात हुई है कि पाकिस्तान का एक, और मैं शुरू से कह रहा था, आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था, लोग कहते थे ना माजी में कि इस खत्ते की अहमियत नहीं रही, इट डजंट मैटर, पाकिस्तान की अहमियत कोई नहीं, ट्रंप आ गया अब तो इंडिया। मैं हमेशा कहता था कि नो, दिस रीजन मैटर्स, पाकिस्तान मैटर्स, और कल साबित हो गया उस बात का। इट वाज गुड। और जो मैंने III का कहा था, इंडिया इसराइल, वो ट्रंप ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा है, और ISPR की ब्रीफिंग भी देख लें आप। इट वाज डिस्कस्ड इन डिटेल। कॉन्टेक्स्ट बड़ा क्लियर है कि ईरान इजराइल इशू वाज डिस्कस्ड इन डिटेल। इसका तो मतलब है साहब आप तो ये बड़ा एक पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छी बात है। इसका मतलब है कि दोनों का अच्छा रैपॉर भी हो गया, और उन्हें भी ये भी इक्वेट कर दिया कि दोनों तरफ से तारीफ की, मोदी की भी और आसिम मुनीर की भी। वो क्योंकि वो बिजनेस माइंडेड हैं, वो ट्रेड पे बिलीव करते हैं। मोदी का तो करता रहता है। जब अपना प्रोडक्ट बेचना होता है तो आप कहते हैं मुशाहिद साहब भी अच्छे हैं, आदिल अब्बासी साहब भी बहुत अच्छे हैं। बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन हमें खुशी है कि एक बराबरी का मुकाम हो गया। पाकिस्तान, yes। So sir, ये मैं क्योंकि वो अभी जो आप बातें कर रहे हैं, so it's good for Pakistan, you see, the issue is कि पाकिस्तान at the highest seat of power in America, पाकिस्तान की एक आवाज़ सुनी गई है, एहतराम से एक मुकाम दिया गया है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमारे मुल्क की मफाद के लिए तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी बात है। मगर अभी मैं आपकी गुफ्तगू से जो इंप्रेशन ले रहा हूँ कि कुछ सुनी भी हैं, कुछ बताया भी है, मुशावरत भी की है, मशवरा दिया भी होगा, ये दोनों बातें हुई होंगी। उससे पहले आपको याद है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डायस्पोरा को खिताब किया था वाशिंगटन। जी जी। उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम कंडेम करते हैं इजरायली एग्रेशन को, और हम चाहते हैं कि अमेरिका रोल अदा करे सीज फायर करने के लिए, जंग, अमेरिकन एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया, और वो जंग जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान इंडिया के साथ किया था। तो वो मेरे ख्याल में वही मशवरा उन्होंने जरूर दिया होगा ट्रंप को एट अ वेरी क्रिटिकल मोमेंट। क्या अब मगर वैसे मैं समझता हूँ कि ये नेतन्याहू ने ट्रंप को फंसाया है। आई वुड लाइक टू गिव ट्रंप द बेनिफिट ऑफ डाउट। अच्छा, ट्रंप वॉर मॉन्गर नहीं है। आदिल साहब उसका वो बिजनेसमैन है। कुछ लोग कुछ दो यार, ट्रांजैक्शनल है। ये जोइश लॉबी, इजरायली लॉबी बड़े वॉर मॉन्गर्स हैं। उसने उसको फंसा दिया कि यार So is that the reason behind for taking too much time? ये जो डिसाइड नहीं कर पा रहा। आई थिंक उसके बाद में लोगों ने कहा कि यार तुम किधर फंस गए हो, तुम्हारा तो एजेंडा ही कोई नहीं। और जो मेगा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इट्स अबाउट अमेरिका, नॉट अबाउट द वर्ल्ड। वो ईरान की जंग है इसराइल के साथ, तुम्हें क्या तल्लक है तुम्हारा? अपने फौजी भेज रहे हो और मारे गए कुछ, तो फिर क्या बनेगा? तो वो उसमें बड़ी क्रिटिसिज्म भी आ रही है उसके। जो ना वो टकर कार्लसन है, स्टीव बैनन है, मार्जरी टेलर ग्रीन है, जो मेगा के सुपरस्टार्स हैं, वो कह रहे हैं जनाब ये तो हमारी जंग ही कोई नहीं है। सो ये भी एक इशू है।
और लेकिन लेट्स सी। और अभी रिसेंटली इलॉन अलग हुआ, इलॉन को जो है वो बाहर किया उन्होंने व्हाइट हाउस। सबकी लाइन, इलॉन की लाइन तो डिफरेंट है चाइना पर, वो कहते हैं चाइना से बेतल्लुकात। सो इसी ये बड़ा, ये भी जो ट्रम्प का अपना बेस है, दैट कुड बी अफेक्टेड एडवर्सली अगर ये जंग में कूद पड़ा। और वैसे तो सर वो जो फॉक्स का सर्वे है उसमें 50% से कम लोग हिमायती हैं वॉर के। नहीं, अमेरिकन्स तो दे आर डन विद दीस वॉर्स। अमेरिकन्स, मैं कहता हूं मैं दाद देता हूं अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन को, दे डोंट वांट अ वॉर, दे डोंट वांट द हेजेमनी। वो कहता है या खुदा का नाम लो, ये जंगें काफी हो गई हैं, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया, सोमालिया, कहां तक ये फॉरएवर वॉर्स जो कहते हैं हम लड़ेंगे। आप अपने मुल्क को ठीक करो यार। आप अमेरिका जाते रहते हैं, मैं जाता रहता हूं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुका है, उनकी इकोनॉमी का बुरा हाल है, इन्फ्लेशन आ चुकी है। अमेरिका जैसे इमिग्रेशन में 12 मिलियन इलीगल लोग बैठे हुए हैं, उनके तो बड़े इश्यूज हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के। और जिस जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके यहाँ और रैलीज हो रही हैं, तो इससे डिफरेंट अमेरिका। और फिर अमेरिका, आपको भी आपका इल्म है कि वो तो एक बड़ा अच्छा रीजनेबल इकोनॉमिकल कंट्री होती थी, वो एक्सपेंसिव हो चुका है। वो अमेरिका इज नो मोर दैट अमेरिका वाज मैं जब जमाने में था, इट वाज द चीपेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जी, अब अमेरिका महंगा फील होता है आपको कि हम तो यूरोप का हम सोचते हैं, कंपेयर करते हैं। तो सर मुझे ये बताएं कि क्या, क्योंकि ट्रम्प साहब, so what happened yesterday was very good for Pakistan, for Pakistan-American relations and for the region. So और देखिए पाकिस्तान की पोजीशन क्या देखें क्या है जी। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है अल्लाह ताला के फजल से जिसके बैक वक्त चाइना, अमेरिका, रशिया, ईरान से अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छा, मैं मुझे साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ये मुझे इसका जवाब चाहिए आपसे। देखिए ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की। ये आपने लुक एट दिस, हम पहले अमेरिकन कैंप में होते थे, फिर हम चाइनीज के साथ अलाइन हुए, फिर अमेरिकन हमें अब मैग्नेट की तरह खींच रहे हैं। सही है। अब ईरान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी, मुझे अब इंडिया को तो चले हमारा आर्च राइवल है सर, मुझे हम ये बैलेंस कैसे करेंगे, मुझे जरा ये समझाएं। बैलेंस वो इमर्ज कर रहे हैं हमारे रोल से। हम असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया हमने, और हम कहते हैं कि हम चाहते हैं सबसे अच्छे ताल्लुकात हो, और जो चीज़ हमारे मफाद में है हम वो करेंगे, और जो असूली वर्ल्ड विल एक्सेप्ट इट, बिकॉज़ वर्ल्ड विल एक्सेप्ट कर लिया ना, ट्रम्प ने एक्सेप्ट कर लिया है। चाइना वैसे ही खुश है आपसे। रशिया में अभी होके आए हूँ मॉस्को, बाय द वे, मैं लावरोव से मिला था, उनके फॉरेन मिनिस्टर से। वो कहते हैं हम पाकिस्तान को अब इंडियन जाविये से नहीं देख रहे। वेरी गुड। ईरान वालों को हम पर इत्मीनाद है, ईरानी पार्लियामेंट ने शुक्रिया अदा किया है हमारा। सो वी आर इन अ वेरी यूनिक पोजिशन आदिल साहब, जियोपॉलिटिकली एंड जियो इकोनॉमिकली। रीसेट, रीजनल रीसेट देख रहे हैं? मैं बिल्कुल, रीजनल रीसेट हो रहा है, हम उसका हिस्सा हैं। और ये रीसेट शुरू हुआ है मई के बाद, जब हमने हिंदुस्तान को शिकस्त दी। पीपल नो कि इसका मतलब था पाकिस्तान का क्या इमेज था। ओ जी पाकिस्तान में क्या है जी, फेल्ड स्टेट है, डिवाइडेड मुल्क है, और हमारे लीडर्स भी कुछ कहते रहे, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। जी जी। हमारा अपना सेल्फ इमेज भी बहुत खराब था। तो हमने शो कर दिया कि नहीं, जो इजराइल का बाप है, इजराइल का बड़ा भाई है इंडिया, उसको हमने फेंटी लगाई अच्छी तरह। भी गेव देम अ ब्लडी नोज। अभी तक वो रिकवर नहीं किया। वो कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज कंटिन्यूइंग। सो दैट ऑपरेशन चेंज्ड एवरीथिंग। सो ये वाजंट जस्ट अ मिलिट्री ऑपरेशन। साउथ एशिया बैलेंस, मैंने इस पर रिपोर्ट भी इशू की है। मैंने 16 आवर्स दैट रीशेप्ड साउथ एशिया। हमारा वाहिद थिंक टैंक है पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट, मैं आपको पेश भी करूंगा जी, थैंक यू। जिन्होंने स्पेशल रिपोर्ट तैयार की, ये मई में हमने इशू कर दी थी। पहला और वाहिद थिंक टैंक है पाकिस्तान का, पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट हमारी टीम ने तैयार की, और मैंने मिलकर कि किस तरह उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं जियो स्ट्रेटेजिक, कि ये जो पाकिस्तान इंडिया का हुआ है, उसके बाद हाउ द वर्ल्ड इज व्यूइंग पाकिस्तान डिफरेंटली एंड इंडिया डिफरेंटली। इंडिया जो था कि इंडिया मुकाबला करेगा चीन का, इंडिया जो है क्वाड का हिस्सा है, इंडिया इज अ पिलर ऑफ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, वो फारग है। सर ये जब इंडिया को तो उसने, मोदी को तो टेलीफोन कॉल से टरखा दिया ना आधे घंटे की। उन्होंने कहा ठीक है, सी यू लेटर गाय। उसको नहीं मिला वहां कनाडा में। टेलीफोन में गपशप जरूर हुई आधे घंटे की, 30-35 मिनट्स की। इधर 2.5 घंटे मिल गए आपने आपके आर्मी चीफ को। आप जानते हैं ये अनप्रेसिडेंटेड इन अ वे है कि किसी हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग भी डिसाइडेड होता है इतनी देर आप बैठेंगे इन द व्हाइट हाउस, इन द व्हाइट हाउस एट अ वेरी हाईएस्ट लेवल्स, एट अ क्रिटिकल जंक्चर इन अमेरिकन हिस्ट्री। जंग हो रही है जी। उनके इंटरेस्ट है, और ट्रम्प इज अ वेरी बिजी मैन, मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट है। तो ये तो सारा काया पलट दी गई है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हमारी चल रही है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। सर ये
ईरान के कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से समझता है। मैं ज़रा अब ईरान इसराइल जंग को दोबारा फोकस करना चाहता हूँ। आपको लगता है कि अमेरिकन उसमें, अभी तो आपने एक इशारे में बात की है जो आपने कहा है कि वो अब डिसाइड करेंगे, बहुत बड़ा फैसला होगा जो वो करने जाएंगे, वो एंटी वॉर हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन तैयार नहीं है जंग में हिस्सा लेने का, जाएंगे आपके ख्याल में कि नहीं? एक तो ये है कि जंग के कॉन्टेक्स्ट देख लें, ये जंग न्यूक्लियर प्रोग्राम के इशू पर नहीं है। इट इज पर्पस इज रजीम चेंज। नेतन्याहू का क्या प्लान है? नेतन्याहू सबसे बड़ा बदमाश इस खत्ते का, और वो उसको पता है कि जिस दिन कोई जंग खत्म हुई वो फारग हो जाएगा, ही विल गो होम, ही विल पैक हिज बैग्स। उसने सिर्फ ये है कि वो चाहता है कि इसके ज़रिए अपनी सियासी ज़िंदगी भी तवालत करे और इज़राइल की हेजेमनी कायम करे, पैलेस्टाइन इशू को ख़त्म करे और ईरान में रजीम चेंज लाए। न्यूक्लियर इज़ नॉट एन इशू। तुलसी गबार्ड ने 26 मार्च को क्या कहा था? एग्जैक्टली, शी सेड टू द सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी कि ईरान इज़ नॉट मेकिंग द न्यूक्लियर बॉम्ब। ये तुलसी गबार्ड इज डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, DNI। इसका मतलब है वो इंचार्ज है 17 अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज की। 17 इंटेलिजेंस एजेंसी है अमेरिका की, उसकी बॉस है वो। उसकी क्यूमुलेटिव राय है, मुत्तफिका राय है कि ईरान बॉम्ब नहीं बना रहा, ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं। तो इसका मतलब है ये तो सारी जंग झूठ की बुनियाद पर है ना, जैसे इराक वॉर। नेतन्याहू के तो पुराने कई सालों के स्टेटमेंट ये बता रहे हैं कि वो ये कहता आ रहा है कि जी ईरान बहुत करीब पहुंच गया है और इनरिचमेंट 60% कर लिए ईरान ने, आई थिंक वो हाँ जो उन्होंने कहा है। सो IAEA भी नहीं कन्विंस, तुलसी गबार्ड भी नहीं कन्विंस, अमेरिका के ज़ाहिर है इंटेलिजेंस की पूरी उनके पास रिपोर्ट होगी। सो आप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब सिर्फ ये सारा गेम रजीम चेंज के लिए है। सो डू यू सी एनी चेंज इन ईरान? आई डोंट थिंक सो। रजीम चेंज के लिए उनको लैंड फोर्सेस भी भेजने पड़ेंगे क्योंकि ईरान में काफ़ी इंट्रेंच्ड है। एक ईरान की कमज़ोरी है, मैं फ्रैंकली बात करना चाहता हूँ, जो जब उनके फॉरेन मिनिस्टर इधर आए थे अब्बास अरगची 2 महीने पहले, खाना था इधर एम्बेसी में, तो मुझे बुलाया था, मेरी उससे गपशप बड़ी अच्छी होती है, मैं जानता हूँ पुराना, क्योंकि ये नायब वज़ीर ख़ारजा थे उस ज़माने में। तो मैंने उनको कहा था कि आपका सिक्योरिटी निज़ाम फेल हो गया है। जो मोसाद की पेनिट्रेशन हुई है ईरानियन सिस्टम के अंदर, वो एक फेल, इनके फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं। हालांकि उस वक्त तो बहुत इतने बड़े इंसिडेंट हुए ही नहीं थे। वो इस्माइल हानिया का हुआ था, इस्माइल हानिया वाला, वो देखा ना, वो इस्माइल हानिया, और उससे पहले कासिम सुलेमानी का, और एक वो मोहसिन फखरीजादे जो उनका न्यूक्लियर साइंटिस्ट था जिसको मारा। तो मैंने कहा ये तो इसका मतलब फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं। आप देखें ना, उनके आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, पासदार चीफ को घर में मारा है। दैट मींस दे न्यू द लोकेशन, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट। इवन क्योंकि जो ड्रोन, मैं थोड़ा बहुत आजकल इसको फॉलो भी कर रहा हूँ कि जो ड्रोन से, या आप अगर किसी इस तरह के शॉट मिसाइल से भी करते हैं तो उसमें भी समटाइम कहते हैं कि आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए होती है कि आप इंडिकेट कर सकते, पिन पॉइंट कर सकें स्पेसिफिकली। बात कर रहे हैं तो अगर उन्होंने इस प्रोग्राम को सैबोटाज करना है या किसी को करना है तो दे वुड नो एग्जैक्टली कि वेयर इज मिस्टर आदिल अब्बासी सिटिंग, वेयर इज मिस्टर मुशाहिद हुसैन सिटिंग, प्रिसाइज लोकेशन। तो वो जो मैन, वो तो ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो वहां पर इंपॉर्टेंट है। वो तो आपको बंदा बताएगा ना कि जी नहीं वो इस कमरे में नहीं है, वो इस कमरे में। बल्कि अगर आपने शायद वो अभी नेटफ्लिक्स पे देखा हो जो 9/11 से की डॉक्यूमेंट्री उन्होंने अपनी की है, उसमें उन्होंने बताया कि वी न्यू एवरीथिंग के ओसामा इज देयर, बट इवन देन दे वर वेरी केयरफुल कि हम अमेरिकन मैनहंट, तो उसमें भी वो कहते हैं बड़ा 12 में था, लेकिन बदलने से किस केव में था, वी न्यू द जनरल लोकेशन। एग्जैक्टली, सो ये आप ठीक कह रहे हैं। तो व्हाट वाज देयर रिस्पांस व्हेन यू सेड सो? रिस्पांस सेटिस्फैक्टरी नहीं था। क्या हम कोशिश करें, थोड़ा सा मेरे ख्याल में इन्होंने स्प्रेड आउट गलत कर दिया। एनीवे दैट्स नाउ हाइंडसाइट विजडम, वो तो वाकया हो चुका। सो बूट्स ऑन ग्राउंड के बगैर रजीम चेंज नहीं हो सकता, मैं नहीं समझता, बड़ा मुश्किल है। तो लेकिन एक डिस्टेबलाइज, एक ईरान कमजोर कर दिया उन्होंने, ईरान को अकेले का तनहा तो कर दिया है, लेकिन अब जो असल बैटल है, अगर वो अमेरिका डायरेक्टली कहता है कि हम इंटरवीन करें, डायरेक्टली से क्या मुराद है? डायरेक्टली से मुराद है मसलन वो कह रहे हैं फोर्डो, एक जो उनका न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, उसको तबाह करने के लिए दे नीड द मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। वो जो 30,000 पाउंड का बॉम्ब है जो B-2 बॉम्बर से आता है, हालांकि वो सिंबॉलिक है। एक तो है कि उसको बॉम्ब करके दे कैन डिक्लेयर विक्ट्री कि जी हमने फतह होगी, ईरान का न्यूक्लियर तबाह हो गया, मकसद खत्म। अगर रजीम चेंज की तरफ जाते हैं तो ईरान के पास भी तो ऑप्शंस है ना, दे कैन माइन द गल्फ स्टेट्स ऑफ हॉर्मस, जो स्टेट्स ऑफ हॉर्मस जहाँ से 30% दुनिया का एनर्जी सप्लाईज आ रही हैं, सारी अरब ममालिक की, इराक की, ईरान की, UAE, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, वो तो फिर आपके
ऑयल प्राइसेस $50 है इस वक्त, $300 की हो जाएगी अमेरिका में लाइनें अगर वो डिस्टर्ब हो और वो होगा नेचुरली अगर आप वॉर को अगर नेचुरली अमेरिका के वो आ गए हैं, वो जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स ब्रिटिश का भी एक आ गया है, और फिर अगर अमेरिकन जो बेसिस हैं, 19 बेसिस हैं अमेरिका के इस खत्ते में, उनके ट्रूप्स भी हैं, तो अगर वो होगा तो वो भी तो उनको मारेंगे ना फिर डायरेक्टली। अभी ईरान ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम नहीं किया, उन्होंने किसी अमेरिकन इंस्टॉलेशन को टच नहीं किया। दे आर जस्ट वार्निंग देम कि अगर आप आएंगे तो फिर हम करेंगे, लेकिन किसी अमेरिकन तंसीबात, अमेरिकन जहाज को टच नहीं किया अभी तक। सो दे वांट टू बी वेरी क्लियर कि इट्स हमारा इशू इजराइल के साथ है, हम दिफाई जंग लड़ रहे हैं, लेकिन वार्निंग भी दे। मुशाहिद साहब, अगर अमेरिका वॉर गेमिंग करते हैं हाइपोथेटिकली, अगर अमेरिका डायरेक्ट गेम में इन हो जाता है, फिर तो ये क्या ये तस्वुर करना ठीक नहीं होगा कि जो ट्रैप इसराइल इस रीजन के लिए बिछा रहा था, वो तो उसमें फिर खुद भी इसराइल और अमेरिका दोनों जाएंगे कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में। तो वो सदर ट्रंप की सबसे बड़ी सियासी गलती होगी, याद रखें, क्योंकि पिछली जंगें आप भूल जाएंगे। और एक और चीज नोट करें आदिल साहब, यू आर आल्सो अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, अमेरिका हैज नेवर वन अ लैंड वॉर इन एशिया। वियतनाम, लाओस, कैम्बोडिया, अफगानिस्तान, इराक। And what would be the position of Russia and China if Russia will China will stand with Iran totally? उनको पता है ना, देखना मैं अभी आर्टिकल पढ़ रहा था, नियल फर्गुसन नाम है उसका, हिस्टोरियन है ब्रिटिश, बेस्ड इन अमेरिका। उसने कहा है कि नेतन्याहू ने जो हमला किया है, नेतन्याहू हैज रिस्टोर्ड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द वेस्ट। वो इसकी बात कर रहा है कि ये मगरिब की और मुसलमानों की जंग है, और उसमें ये भी कहा है उस ये जो है नियल फर्गुसन, उसने कहा है कि असल हदफ हमारा ईरान नहीं है, वो चाइना है। सो इट्स अ मैसेज, सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट, ये लार्जर सी द बिग पिक्चर। इट्स क्वाइट अपेरेंट कि इंडिया इज अलाइंड विद वेस्ट, पाकिस्तान का हमारा सीपैक डिस्टर्ब किया गया है, रीजन में है, और अब जो वो वाया अफगानिस्तान ईरान की तरफ चाइना अगर थोड़ा जा रहा था तो वो भी था। तो सो इसमें एक लार्जर गेम है। पाकिस्तान की यूनिक पोजीशन हो गई है कि वी हैव लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन विद वॉशिंगटन, बीजिंग, मॉस्को, तेहरान। ये बहुत यूनिक बात है, नॉट काउंटिंग तुर्की एंड सऊदी अरेबिया, वो तो है ही है ना, लेकिन मैं ये जो की वर्ल्ड कैपिटल्स हैं आपके, बट आउट ऑफ नोवेयर वी आर एवरीवेयर नाउ। नो, वी आर द सेंटर स्टेज। वो हमारे ज़हन में भी था ना, हमारे लोग बड़ा एक क्या कहते हैं उर्दू में, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, एहसास से कमतरी। अगर आपके हुक्मरान जो हैं वो खुद कह रहे हैं जी आप तो बिल्कुल ही भिखारी हैं, आप में जान नहीं है, वो खुद उनमें जान नहीं है ना, वो दूसरों को कह रहे हैं अगर, तो वो अपना हिम्मत हौसले की बात करें। सर लास्ट क्वेश्चन टुवर्ड्स द वेरी एंड, कितना सस्टेन कर सकता है ईरान? बिकॉज ईरान की कैपेसिटी आई थिंक सुना है कि 2500-3000 मिसाइल्स हैं जो बैलिस्टिक, सो अभी उन्होंने 700 समथिंग फायर भी कर दी है। वॉर के 3000 तक की फिगर्स दी जा रही, 3000 तक। तो कितना सस्टेन कर सकता है? अब ये पता नहीं कितने फैक्ट्स सही हैं, कई लोग कहते हैं वो प्रिजर्व कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं वो तैयारी कर रहे हैं दूसरी जंग की, जो अमेरिका इंपोज करेगा फिर वो इस्तेमाल करेंगे फायर पावर। ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी तो बहुत ज़बरदस्त थी है, लेकिन नुकसान भी बहुत पहुंचा है, लेकिन ईरान कैन सस्टेन, सरेंडर नहीं करेगा ईरान। सर आप देख रहे हैं कि अमेरिका बार बार हमें ट्रेड की ऑफर कर रहा है, हम अमेरिका से वो बेनिफिट ले सकेंगे? क्योंकि ट्रम्प साहब बहुत खुश हैं, लव पाकिस्तान, जनरल आसिम मुनीर प्लेड इंस्ट्रूमेंटल रोल, डिसाइसिव लीडर। हाँ, उसमें जो सब टेक्स्ट भी है, सब उनके जो रिमार्क्स का, जो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट इंडिया की तनकीद भी हो रही है। देखो इंडिया को तकलीफ बहुत होती है, जितनी कल मेरे ख्याल में सफ़े मातम बिछा हुआ था दिल्ली में कि ये तो क्या हो गया, हमें तो, हम तो पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे थे, हम तो कह रहे थे पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है, हम तो कह रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ये करेंगे, और आसिम मुनीर के खिलाफ ये कैंपेन चलाया था उन्होंने सारा, वो तो उल्टा हो गया। कश्मीर सेंटर स्टेज पे आ गया, बायलैटरल टॉक्स की बात की दोबारा, और जाके दो बड़े लीडर्स हैं जी, एक नरेंद्र मोदी, एक आसिम मुनीर है। एंड इंडिया हैज इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू मेक दिस इमेज। हमें अल्लाह ताला ने बड़ा फजल किया है, और we should use that to build up now reset in a foreign policy and reset in domestic policy also. We have to be very careful about this because हमारा कहीं पर बैलेंस खराब नहीं होना चाहिए। Thank you so much मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, it's always pleasure to have you in my show, Senator मुशाहिद हुसैन सैयद। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम पर्सनालिटी मेरे साथ मौजूद होंगी, शाहिद अहमद खान साहब, जो फॉर्मर एडवाइज़र थे अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडन के,
उनसे बात करेंगे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनकी वहाँ पर मौजूदगी, ये मुलाकात कितनी अहम है और इसका खित्ते पे और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर क्या असर पड़ने जा रहा है आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। दुनिया एक बड़ी जंग के दहाने पर है। ईरान और इसराइल की कशीदगी हदें पार कर रही है और कोई भी फरीक पीछे हटने को तैयार नहीं। मगर ऐसे में एक आवाज, एक क़यादत आलमी मंजरनामे पर एक नई हैसियत के साथ उभरी है और वो हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। गुज़िश्ता रोज व्हाइट हाउस में सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात ने दुनिया को एक पैगाम दिया कि पाकिस्तान अब सिर्फ खित्ते का खिलाड़ी नहीं रहा बल्कि आलमी सतह पर अहमियत इख्तियार कर चुका है। व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में ज़ोहराना, ओवल ऑफिस का दौरा और 1 घंटे की तयशुदा मुलाकात का 2 घंटे से ज़्यादा तूल पकड़ जाना, ये सब कुछ महज फ़ोटो सेशन नहीं था बल्कि पाकिस्तान की नई आलमी पहचान का ऐलान था, जिसकी वजह से एक जाने भारत बौखलाहट का शिकार और दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान को आलमी फैसलों की मेज़ पर ला चुका है। देखना है कि इस मुलाकात की रोशनी में अब आगे क्या होने जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद अहमद खान साहब, फॉर्मर एडवाइज़र टू यूएस प्रेसिडेंट बाइडन और अमेरिका की सियासत को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और सारे पाकिस्तान और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त आइडियल हमारे गेस्ट भी हैं और सारी सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेस ब्रीफिंग में आर्मी चीफ को प्रेज़ किया है बड़े शानदार अल्फाज में और उन्होंने कहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वॉर को रोकने में इनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। आर्मी चीफ के इस उभरते हुए रोल को अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी किस तरह देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम पर लेने का। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बॉस्टन मैसाचुसेट्स। पहले तो ये देखिए कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड मीटिंग है। ऐसी मीटिंग कभी पहले नहीं हुई। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, हु इज़ द लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ 1 घंटे की मीटिंग को 2 घंटे में बदल गई हो। और उस मीटिंग में ऑफ कोर्स 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। उस मीटिंग में मार्को रूबियो वाज देयर और स्टीव विटकॉफ वाज देयर, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एडवाइज़र ऑन मिडल ईस्ट। और of course Marco Rubio, a trained senator and a trained Secretary of State, America's #1 diplomat. और पाकिस्तान की साइड से आपके नॉलेज में होगा कि कोई और प्रेसिडेंट नहीं था, सिर्फ आर्मी चीफ वाज प्रेसिडेंट देयर। There was no civil servant, so to speak, or no other person for the Pakistani administration was there. So very cordial meeting of course. आप बस ये समझ लें कि जैसे उनकी जो मीटिंग जो हुई थी उसके बाद उनकी जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं वो उसका एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन है। तो जनरल आसिम मुनीर इज़ द काइंड ऑफ अ पर्सन व्हाट यू सी व्हाट यू गेट टाइप पर्सन, और अमेरिकन ऐसे लोगों को बहुत पसंद करते हैं। ट्रंप ऑल्सो डिसएग्रीज विद इंडिया। जब इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है अब से नहीं हमेशा से है कि अमेरिका की वो मीडिएशन नहीं चाहते पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर का इशू रिजॉल्व करने के लिए, और ट्रंप हैज सेड इट मैनी टाइम्स। अब वो रिपीटेडली ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये जो इंडिया पाकिस्तान का इशू है इस पे वो मीडिएट करने के लिए तैयार हैं और इंडिया के पोजीशन से वो डिसएग्री करते हैं। तो आई थिंक इससे ग्रेट न्यूज़, इससे टोटल न्यू रीसेट इन यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप। और अगर आप आज का मीडिया देखें, कोई इसको टैक्टिकल रोमांस कह रहा है, कोई इसको स्ट्रेटजिक कह रहा है, कोई इसको the international media is bewildered, दे हैरान है वो कि ये किस किस्म की मीटिंग थी और इसके आउटकम अभी सारा उसकी डिटेल्स और डिस्कस नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि वो टैक्टिकल रोमांस या स्ट्रेटेजिक रोमांस की बात हो रही है। हम वी हैव अ हिस्ट्री बिकॉज पाकिस्तान अमेरिका जो है वो एक माजी में एक दूसरे के साथ रहे हैं, फिर दूर हुए हैं। अब जो सिचुएशन है वो कदरे मुख्तलिफ है। अब पाकिस्तान की भी पोजीशन काफ़ी मुख्तलिफ है। पाकिस्तान अब रीजन में पाकिस्तान की वो पोजीशन नहीं है जैसे पहले थी। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इस सारे प्रोसेस को किस तरीके से देख रही है? व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग? वो किस तरह इस सारी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो? देखिए, अमेरिका में जब किसी किस्म के जो प्रेसिडेंट इज जस्ट वन ऑफिस, राइट,
तो बाकी भी जो इस वक्त जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को मॉनिटर करते हैं, जो फॉरेन पॉलिसी बनाने में जिनकी डोमिनेंस है, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, थिंक टैंक्स हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, ट्राइलेटरल कमीशन है, पेंटागन है, एंड ऑफ कोर्स ये जो कुछ भी हुआ ये उन सब की मर्जी से, और क्योंकि ये जनरल आसिम मुनीर को तो काफ़ी दिन पहले से बुलाया था ना, प्रेसिडेंट ट्रंप वाज इन G7, तो वो तो वहाँ से जल्दी वापस आया, नॉट बिकॉज ऑफ द मीटिंग बट ही वाज इन G7, जिसमें बहुत ये ईरान वाला इशू भी बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा था, एंड प्रेसिडेंट ट्रंप लेफ्ट द मीटिंग एंड केम टू वाशिंगटन DC। और ये तो प्लान था ना, तो ये प्लान जब था तो ये कोई ऐसी अब्रप्ट चीज़ तो नहीं है ना कि जिसकी एक परसेप्शन भी क्रिएट की जा रही है कि ये तो अचानक कुछ हो गया। No, he was an official guest. I was at the event which was hosted by the Embassy of Pakistan for him, so I was there as well. So it was all pre-planned. It was meeting was pre-planned. उसके टाइम की जो वो बदल रहा था, या उसकी जो इशूज़ जो ईरान का एकदम बहुत ज़्यादा इशू हो गया उसकी वजह से, और फिर प्रेसिडेंट वाज एट G7। लेकिन बहरहाल ऐसे नहीं हुआ कि अब्रप्ट ऑफिशियल विजिट था। He had a state visitor protocol, और वो बड़े ग्रेसफुली उनका सारा कुछ यहाँ पर हुआ। तो आई थिंक ये जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो वॉर हुई है, विच वाज एक्चुअली वॉर ऑफ नर्व्स, तो उसमें जो पाकिस्तान की लीडरशिप ने और आर्मी की लीडरशिप ने जो रोल प्ले किया है, इट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। तो वो, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने इस पूरी सिचुएशन को डील किया है, और उसके बाद जो पाकिस्तान का डेलीगेट, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि जो वॉर हुई है मई में, दैट हैज़ चेंज द कंप्लीट गेम, और पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस बढ़ गई, जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं कि ये नर्व्स का गेम था? of course. So that played a vital role bringing Pakistan and America closer. Yes. देखिए, दुनिया में जो negotiations होती हैं, बल्कि उसका पहला प्रिंसिपल यही है कि it has to done through position of strength. Pakistan has a position of strength now. Pakistan has shown a sensible, responsible face to the world. Pakistan could have escalated the war very quickly or abruptly, क्योंकि पाकिस्तान was attacked, और उस अटैक की वजह से पाकिस्तान has the mandate from the United States Charter to reflect, to respond. पाकिस्तान ने उस तरह से नहीं किया। जब पहले दिन के बाद पाकिस्तान में, मैं उधर ही पाकिस्तान में ही था, तो वो ये लोग भी जो थे स्ट्रीट पे कन्वर्सेशन ये थी कि पाकिस्तान रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा, क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, राइट? बट दिस मैन हु इज द लीडर को ही क्रेडिट जाता है ना, तो उसी पे ब्लेम जाता है, उसी को क्रेडिट जाता है। तो उन्होंने जो भी अपनी मशावरत उनकी होगी, वो ही केप्ट क्वाइट फॉर 2 days and Pakistan did not react. India kept doing unusual, suboptimal things, like even media की जो presence थी उनकी इंटरनेशनल मीडिया में, जो वो एक अनयूजुअल किस्म का एक जिंगोइज्म लग रहा था, जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही थी, जिस पाकिस्तान डिड नॉट रिएक्ट, एंड व्हेन पाकिस्तान रिएक्टेड इट वाज रियली a well thought of reaction. So you mean to say Pakistan acted as a responsible state, being nuclear state? Pakistan ने restrain किया, और ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात स्ट्राइक कर गई कि डिस्पाइट दैट एग्रेशन बाय इंडिया, उन्होंने पाकिस्तान ने फिर भी एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के तौर पे, क्योंकि हम तो देख रहे हैं ईरान और इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में हमें साफ नज़र आ रहा है कि अगर एक तरफ पावर एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाए, या दूसरी तरफ भी एक प्रिपरेशन हो रही थी वॉर की अगेंस्ट इजराइल, सो वो दोनों स्टेट्स तो अभी काबू नहीं हो रहे हैं। आज 7 दिन हो गए वहाँ पर जंग चल रही है। तो आप कह रहे हैं कि वेस्ट ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान ने उस तरीके से अपने आप को बेटर कंडक्ट किया, और बेटर कंडक्ट किया, वो तो सही, और पाकिस्तान ये कर सकता था जो उनको इजाज़त भी थी अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर। पाकिस्तान ने इररिस्पॉन्सिबल तरीके से रिएक्ट नहीं किया, ठीक। और उसके बाद पाकिस्तान ने जो डेलीगेशन भेजा,
this young looking and bright people. आप अब क्या देखते हैं कि ये जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की मुलाकात है, इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, पहले भी कह रहे हैं वो ये बात, लेकिन क्या वो जो ट्रेड का एलिमेंट है, क्योंकि हमें पता है गिव एंड टेक होता है, स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप होती है, इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटीज़ रोल प्ले कर सकती हैं तो कि मुल्क करीब आएँ, तो ये जो मुलाकात हुई है, जो 2-2.5 घंटे पे मबनी मुलाकात हुई है, इसमें आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए ट्रेड एवेन्यूज़ तेज़ी से खुलेंगे? इसमें देखिए, पहले तो ये बात समझिए, अमेरिका इज़ कॉल्ड कॉर्पोरेट अमेरिका, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। नंबर 2 बात ये समझिए कि इस वक्त दुनिया में अगर 194 कंट्रीज़ हैं, तो जिन कंट्रीज़ की स्ट्रेटेजिक और प्रिंसिपल बिजनेस पार्टनरशिप यूएस से है, वो कंट्री इज़ आर ऑन अपवर्ड ट्रैजेक्टरी। ये आपके सामने ही है, वियतनाम को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, एंड मैनी अदर कंट्रीज़ जो भी आप देख लें। तो अमेरिका हमेशा ट्रेड करना चाहता है। अमेरिका के साथ अपने पॉलिटिकल, आपने सोशल, किसी किस्म की भी रिलेशनशिप अगर बनानी है या उसको इन्हांस करना है, वो ट्रेड से अगर रिलेटेड होगी तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि ट्रेड से रिलेटेड होगा तो पार्टनर जो है वो इस कंट्री में भी होंगे, यूनाइटेड स्टेट्स में। वो पार्टनर जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस को भी इन्फ्लुएंस करेंगे, और जो पॉलिटिकल लोग भी हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं और जो लेजिस्लेचर्स हैं, वो भी देखते हैं कि हमारे कंपनीज़ का इंटरेस्ट है इसमें, तो फिर वो उस कंट्री जिसके साथ रिलेशनशिप या ट्रेड रिलेशनशिप होती है उसको सपोर्ट करते हैं। आई थिंक इट्स ए ग्रेट आइडिया। पाकिस्तान में अब ये एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है, राइट। अब उसमें यह है पाकिस्तान कैसे चलता है इसमें। पाकिस्तान को जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि जितने भी आप नेबरिंग कंट्रीज़ में भी देख लीजिए, वो अपने बिजनेस ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, वो मिलियनर्स को बिलियनर्स बनाने में स्टेट मदद करती है। तो पाकिस्तान को इस माइंडसेट जो इस वक्त है ना कि ये बिजनेसमैन सॉर्ट ऑफ टैक्स चोर हैं या ये इस किस्म की चीज़ें करते हैं, जो कुछ भी है, वो उस माइंडसेट से निकल कर इन बिजनेस ग्रुप्स को जो इंटरनेशनल ट्रेड में एंगेज्ड हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। उस सपोर्ट से अमेरिका में जो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और ट्रेड रिलेशनशिप भी बढ़ेगी। और नंबर 2, पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको भी एनहांस करने की ज़रूरत है। पहले तो आपके पास कोई प्रोडक्ट होगी तो बेचोगे ना। यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन वन प्रोडक्ट विच इज़ द टेक्सटाइल। उस पर तो खाली रिलाई नहीं कर सकते या सिर्फ लेदर पर या इस किस्म की चीज़ों पर। देयर हैज़ टू बी सम अदर वैल्यू एडिड प्रपोजिशन। तो वो तो गवर्नमेंट की सपोर्ट से होती है ना चीज़ें। गवर्नमेंट जिसमें गवर्नमेंट इजाजत देती है इंडस्ट्री लगाने, आप कह रहे हैं बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ने करना है ना। तो इस वक्त ये पोजीशन, ये सिचुएशन है कि अगर बॉल इज इन पाकिस्तान कोर्ट, राइट, अब पाकिस्तान ये बताएगा हमारे पास ये है और हम ये ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ तो खुल गया ना। अब उस टाइम स्लॉट में आपने कुछ ना कुछ अचीव करना है, क्योंकि दुनिया में इतना कुछ हो रहा है कि आज ये बात हुई है, कल कोई और बात शुरू हो जाएगी। आप देख रहे हैं कैसे हो रहा है, राइट। सो वी हैव टू टेक एडवांटेज आउट ऑफ इट। अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी, राइट। थैंक यू सो मच शाहिद अहमद खान साहब, फॉर्मर एडवाइजर टूरेंट हमारे साथ मौजूद थे। अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी, पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी कैसे आगे बढ़ सकती है, और पाकिस्तानी डायस्पोरा अमेरिका में क्या सोच रहा है, उस तरफ निशानदेही कर रहे थे, और एडमिनिस्ट्रेशन की क्या सोच है अमेरिकन पाकिस्तान के लिए, उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।